हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। अकाउंटेंसी में हम सारे टॉपिक्स एक बार टच कर चुके हैं, तो मैंने आपको बोला था अब रैंडमली मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। हम पहले भी इसको रिवाइज कर चुके हैं। तो अब जो है आप जो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके आपको आंसर्स ऑलमोस्ट आने चाहिए, और इनकेस नहीं आए तो सीख तो आप जाएंगे ही, बट स्टिल क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स मैं टच करूंगा तो ऑलरेडी हमने किए होंगे। मिक्स मैच लेके आऊंगा कभी भी कोई भी टॉपिक रैंडम आपके लिए, तो हम जो है आपको जो है पता लग जाएगा कि आपको आपका जो है तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है होती क्या है ये तो सबको मालूम होगा। वेयर एंड टियर हो जाता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी चीजें होती हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है ना, प्लांट हो सकता है, जितने भी एसेट, कार हो सकती हैं, है ना, मोटर वैन हो सकता है, डिलीवरी वैन हो सकती हैं, ट्रक्स हो सकती हैं, कुछ भी है ना। तो उन सभी की वैल्यू जो होती है बाय टाइम, वेयर एंड टियर से, ऑब्सोलेंस से। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब आउटडेटेड हो जाए टेक्नोलॉजी, तो इस सभी वजह से उनकी जो वैल्यू है इट फॉल्स, वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसी चीज को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब अकाउंटेंसी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जो है पहले तो आपने याद रखना है, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कैश में नहीं देने जा रहे, पर हर साल प्रॉफिट में से कम जरूर कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट में से कम करना है डेप्रिसिएशन, है ना, कि हर एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है या यूज के साथ कम हो जाती है। तो हमें पता है मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रोडक्शन, 5 साल बाद खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो मैं अभी से ही जितनी मशीन इस साल यूज कर रहा हूं, या जितनी आप ये लगाओ 5 या 6 साल में अगर वो कम हो रही है, तो जितनी वैल्यू की मशीन मेरी हर साल कम हो रही है वो मैं प्रॉफिट में से कम करता रहता हूं, और इस बहाने वो मेरा पैसा इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है। और जब 5 साल बाद मेरा या 6 साल बाद जब भी मेरा वो एसेट जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा या स्क्रैप में बिकने वाला हो जाएगा, तो मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं वो नया एसेट ले सकूं। तो बिजनेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कैलकुलेशन जो है वो करना इंपॉर्टेंट होता है। इसको और इसको हम क्यों करते हैं? वी ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस। हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म। तो उसी के तहत हम जितनी भी प्रोविजंस बनाते हैं उसी के तहत बनाते हैं कि कल को फ्यूचर जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमें पता है कि, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं क्योंकि डेटर है बैड भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई पेमेंट ना दे या 30% ना आए, 10% ना आए, तो उसके लिए हम पहले ही प्रोविजन बना के रखते हैं। क्यों? बिकॉज यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है, एंड यू शुड नेवर एंटीसिपेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जब होगा तब देख लेंगे, नेवर एस्टिमेट फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, अकाउंटिंग का ये बहुत बड़ा रूल होता है। अब अगर आपने कोर्स हमारा नहीं लिया अभी तक, तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है, बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से कि भाई कब एग्जाम, कब? होपफुली जनवरी में जो है आपको इसका स्टेटस पता लग जाए। होपफुल है, वी कैन कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। तो कंप्लीट कोर्स आप ले लो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, एंड यू विल फेयर वेल इन योर एग्जाम। अब पहला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब इससे पहले स्टार्ट करने से पहले, डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर बेसिकली जो आप सीखते हैं वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है। इसके अलावा भी काफी सारे मेथड होते हैं, डिप्लीशन मेथड होता है ना, उसके बारे में भी। जो मेनली यूज होते हैं, मेनली सम ऑफ डिजिट्स मेथड होता है, वो आपके रिटर्न डाउन और वही होते हैं। हाँ, पर जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सभी मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ ना भी पता हो। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन कनेक्शन विद acquisition of new machinery which should not be charged to asset account। इनमें से जितने भी खर्चे हो रहे हैं मशीनरी से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, मशीन मींस एसेट से रिलेटेड, तो इनमें से कौन से खर्चे हैं जो एसेट अकाउंट में नहीं चार्ज होंगे, ये आपसे पूछा है। तो फ्रेट चार्जेस होते, इंश्योरेंस वाइल इन ट्रांजिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड
इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड टू मेक द परचेजेस, या सारे के सारे जो हैं इनमें से कोई भी आपका जो है वो एसेट पे चार्ज नहीं होगा, एसेट के साथ चार्ज नहीं होगा, एसेट की वैल्यू में चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काउंटिंग का रूल होता है, एसेट जब आप परचेज करते हो उस एसेट को आपकी प्लेस पे, वर्क प्लेस पे लाने, पहुंचाने और चालू करने का मतलब वर्किंग कंडीशन में लाने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब जो है वो उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेट चार्जेस तो किराया हो गया, ऑब्वियसली वो देना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी कई बार हम करा लेते हैं, बहुत हैवी मशीन होती है, रिस्क होता है। तो आजकल तो आप जाएं तो मोबाइल खरीदने भी जाएं तो मोबाइल वाले भी बोलते हैं कि इंश्योरेंस खरीद लो जी, है ना। तो आजकल इंश्योरेंस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो जब बड़ी मशीन आप खरीद लो लाखों करोड़ों में, तो कई बार आप ट्रांजिट के लिए इंश्योरेंस भी करा देते हो उसकी, कि इनकेस कुछ हो जाए तो हमें नुकसान ना हो। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स टू मेक परचेजेस, ये जो है ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड है। आपके पास पैसे जो है आपने उधार लिए, बैंक से लोन लिया, कुछ भी लिया, तो ये फाइनेंशियल नेचर है। इसको छोड़ करके ये वाला भी मशीन के एसेट में ऐड हो जाएगा, एसेट अकाउंट में, इंश्योरेंस वाला भी एसेट में हो जाएगा। इसके अलावा कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस होते तो वो भी ऐड हो, इरेक्शन चार्जेस दिए होते तो वो भी ऐड हो जाते, तो सब कुछ जो है उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन ये जो है ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज अ, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है जो मैं बात कर रहा था आपसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जहां पे हम सारी की सारी डेप्रिसिएशन जो है, देखो हर साल जितना यूज हुआ उतनी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं। अब डेबिट कर दिया एक्सपेंस मान के, कौन सा एक्सपेंस मान के? नॉन कैश एक्सपेंस मान के। अब डेबिट कर दिया, किसी को दिया तो नहीं, तो वो कहां इकट्ठा हो जाता है? वो इस फंड में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, तो इस फंड में इकट्ठा कर जाता है। अब आपसे पूछा इस फंड का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस हो सकता है? देखो इतना तो क्लियर है कि दोनों तो हो नहीं सकते बैलेंस। बैलेंस तो या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे बैंक अकाउंट जरूर होता है कि बैंक अकाउंट में डेबिट में भी बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, कि ओवरड्राफ्ट वगैरह आपने रखा तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो हट गए। अब डेबिट और बैलेंस, अब आपने देखना है ये आपका क्या है, एसेट है लाइबिलिटी है, क्योंकि एसेट जितने भी एसेट होते हैं उनका जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ये मालूम है आपको, है ना। और जितने भी आपके लाइबिलिटीज होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर रूल भी होता है कि अगर एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। वैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, घटेगी तो डेबिट में। अब आपको ये देखना है ये एसेट है या लाइबिलिटी, बताओ फटाफट से। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, प्रॉफिट में से आप इकट्ठा करके रख रहे हो, क्यों कर रहे हो? मशीन से रिलेटेड है, तो कल को यूज करना पड़ेगा मशीन लेने के लिए, जब हमारी ये मशीन जो है अवेलेबल नहीं रहेगी हमारे पास, जो जिससे डेप्रिसिएशन लग रही है, तो उतना पैसा हम पहले ही इकट्ठा करके प्रोविजन में डाल रहे हैं। तो क्योंकि इसका पर्पस डिफाइंड है, जितनी भी प्रोविजन फंड रिजर्व्स रहते हैं किसी भी तरह के, वो सब के सब क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। तो अब लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्या होता है लाइबिलिटी का बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पता लग रहा है चीजें, कर रहे हो ठीक क्वेश्चन? अब तो ठीक होने चाहिए, काफी टाइम से हम कर रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन भी हमने किया होगा, भूल गए तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश हो जाएगा। अंडर एन्युटी मेथड, मैंने बोला था ना, वैसे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, डिप्लीशन मेथड भी होता है, डिजिट सम ऑफ डिजिट मेथड भी होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उनमें से ये एन्युटी मेथड भी होता है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर, फ्लक्चुएटिंग फॉर एवरी ईयर। तो ये आपको बताना है कि एन्युटी मेथड अगर है तो इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी हर साल, घटेगी हर साल फिक्स रहेगी, या फिर हर साल चेंज होती रहेगी?
तो ये आपको बताना है। बताओ जी, तो इसमें क्या होती है डेप्रिसिएशन, आपको बताना है। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये देखो इसमें ना फिक्स्ड रहती है सारे साल के। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन्युटी वैल्यू होती है एक, उसको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस पे आपने एसेट को बाय किया था, और इसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो ट्रांजिट इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी चीज, फ्रेट वेट, सब इसके अंदर अमाउंट के अंदर जुड़ा होता है। तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है इसको। तो ओरिजिनल कॉस्ट इनटू एन्युटी वैल्यू, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है इसका जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है, और हर साल वही रहता है, फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स, ठीक है। जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसके अंदर जो होता है 10% एवरी ईयर लगता है अगर, तो हर साल जो वैल्यू रिड्यूस होकर आती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें जो है हर साल चेंज होता है, ठीक है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नॉर्मल वाला ले, अगर आपको परसेंटेज दे रखी है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो उसमें भी हर साल सेम रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट सेम रहती है। हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट आपकी जो है वो हमेशा सेम रहती है ना। ओरिजिनल कॉस्ट जो है, कौन सा मेथड कर रहे थे हम, एक मिनट रुको जरा, हाँ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। एन्युटी मेथड के अंदर फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो उसमें भी डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहेगी। जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें हर साल की जो वैल्यू कम होती है ना उसके ऊपर 10% लगता है, तो उसमें भी बैलेंस आपका चेंज होता है और हर साल कम होता रहता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से गलत क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एक ये भी फॉर्मूला है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आवर का ये है ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव आवर्स। और एक ये है डिप्लीशन पर यूनिट एक्विजिशन कॉस्ट एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो क्या है, फॉल्स है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो ये तो बड़ा बेसिक है, डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करो 100 आ जाएगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो ऐसे ही निकलता है, तो ये तो ठीक है, मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। फिर ये जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम यूज करते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब 10% एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, तो मतलब अगर 10,000 1 लाख की आपने मशीन खरीदी, 10% रेट है, तो पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन आ गई, इसमें से माइनस किया 90 रह गई ना अब मशीन की वैल्यू, तो अगली बार डेप्रिसिएशन अगले साल इसके ऊपर 10% लगेगी तो 9,000 हो जाएगी। सिमिलरली उससे अगली बार ये माइनस कर देंगे, तो ऐसे करके डेप्रिसिएशन लगती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो उसमें अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, 1 माइनस ये रूट के अंदर है n s अपॉन t इंटू 100, ठीक है। अब ये भी ट्रू हो गया, फिर रेट ऑफ डेप्लीशन पर आवर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर्स, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर आवर निकालनी है, पर आवर निकालनी है तो ऑब्वियसली नीचे जो लाइफ होगी वो आवर्स में ही होनी चाहिए, तभी पर आवर निकलेगा, ठीक है। अब बचा ये वाला, तो ये वाला जो है वो फॉल्स है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में यही है, क्योंकि आपसे फॉल्स पूछा है कौन सा है, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। जो जब मशीन जो है बिल्कुल हमारे यूज की नहीं रहेगी तो कई बार स्क्रैप में बिक जाती है, तो वो स्क्रैप वैल्यू, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके फिर हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, जितने वो प्रोड्यूस करेगी यूनिट, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिप्लीशन पर यूनिट मेथड, कि हर यूनिट के बाद वो क्या कर रही है, हर यूनिट प्रोड्यूस होने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिप्लीट हो रही है, तो उसमें पर यूनिट डेप्रिसिएशन लग रही है, यहां पे पर आवर लग रही है, तो वो ठीक है,
बस इसमें फॉर्मूले में क्या गलती है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं की हुई, जो कि करनी चाहिए थी। ये एक गलती है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेट जर्नली अज्यूम्ड नॉट टू डेप्रिसिएट। बहुत इजी, ये बताना है कौन सा एसेट है जो जर्नली डेप्रिसिएशन उस पे लगती नहीं है, ये पूछा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज assumed not to depreciate? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। बहुत आसान है, नॉर्मली आपको बताना चाहिए। ऐसी कौन सा एसेट है इनमें से जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो माना जाता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू गिरना हर साल। तो इसकी तो हर साल गिरती है, मशीन की यूज करते हैं, तो बिल्डिंग की भी गिर जाती है, वेयर एंड टेयर होती है बिल्डिंग की। फर्नीचर फिक्सचर्स की भी गिर जाती है हर साल वैल्यू, सेम थोड़ी ना रहती है। सेम बढ़ना तो छोड़ दो, सेम भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या डेप्रिशिएट नहीं होने का क्या मतलब है, तो सेम रहेगी या बढ़ जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लैंड के केस में होता है। तो अगर बढ़ेगी तो बोलेंगे एप्रिसिएशन हो रही है, तो एप्रिसिएशन हो सकती है किसकी, लैंड की। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन तीनों की होती है, इसकी नहीं होती है। डेप्रिसिएशन ना होने का मतलब वैल्यू सेम रहना या बढ़ जाना, दोनों ही केसेस लैंड में पॉसिबल है, जमीन में। बिल्डिंग में नहीं है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट। अब आपको मालूम है क्या फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, ये तो मालूम होगा सबको, है ना। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो हमारे। करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाएंगे, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ये भी मालूम होना चाहिए सबको, मालूम है कि नहीं। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं ये बताओ जरा, और वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं ये बताओ जरा। अगर आपको ये मालूम है सारे एसेट्स, तभी तो देख बता पाओगे ना। डिप्लीशन जो है, टर्म डिप्लीशन किसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। एक एमोर्टलाइजेशन वर्ड भी होता है, वो भी यूज किया जाता है, तो वो भी आपने बताना है मुझे किसके लिए। ये मैं ऐड कर रहा हूं, एमोर्टलाइजेशन होता है या राइट ऑफ वर्ड हम यूज करते हैं, तो वो किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के लिए तो डेप्रिसिएशन टर्म यूज करते हैं, है ना, डेप्रिशिएट एवरी ईयर। करंट एसेट तो जो है उसी साल में आपके जो है यूज हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, बेनिफिट दे जाते हैं अपना, तो उनके लिए तो उन पे तो डेप्रिसिएशन या डिप्लीशन या कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड जो है वो यूज नहीं करना पड़ता। फिर आ जाए इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, मालूम है, बताओ फटाफट से। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सारे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, है ना, कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट रीसेल वैल्यू है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे, तो इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है अमोर्टलाइजेशन। तो आंसर तो आपको पता लग गया होगा कि वेस्टिंग एसेट्स जो है इनमें डिप्लीशन टर्म यूज होती है। बट ये होते क्या है, ये वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं जैसे माइंस होगी, क्वेरीज होगी, जिसको आप यूज करते हैं तो वो खत्म होते रहते हैं। माइनिंग जिसकी होती है, क्वेरी हो गया, डायमंड्स हो गए, है ना, कोल माइंस होते हैं आपके, तो वो सारे एसेट्स तो वो यूज के साथ क्या होते रहते हैं, डिप्लीट होते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। और उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो डेप्रिसिएशन नहीं यूज की जाती है, एग्जैक्ट टर्म इज डिप्लीशन। वैल्यू तो गिर रही है बट उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट, वैल्यू तो इसकी भी गिरेगी बट एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, अमोर्टलाइजेशन बोलेंगे ऑफ गुडविल, या बोलेंगे राइट ऑफ करते हैं हम इसको। और क्योंकि वेयर एंड टियर से तो कम यही होंगे, ये तो तब कम हो रहे हैं क्योंकि हम उनको निकालते रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, इसलिए तो हम डिप्लीशन, तो एग्जैक्ट वर्ड्स आर दीज। फिक्स्ड एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल के लिए अमोर्टलाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स के लिए आपकी डिप्लीशन। इस सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, प्रेशियस मेटल्स, वुड, है ना, आर नोन एज, सच नेचुरल रिसोर्सेज आर नोन एज वेस्टिंग एसेट, और इनके लिए डिप्लीशन टर्म हम यूज करते हैं टू बी वेरी एग्जैक्ट। फिर ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन वैल्यू ड्यू टू, अगर आपने ध्यान से सारे क्वेश्चन सुने तो बीच में मैंने बोला भी था वो वर्ड, तो देखते हैं, फटाफट से आंसर करो, कौन करेगा इसका, बहुत आसान है। डिप्लीशन, सॉरी डिप्लीशन नहीं, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब ऑब्सोल्यूट हो जाना, ऑब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड हो जाना,
तो आपका प्रोडक्ट, आपकी मशीन आउटडेटेड क्यों हो जाएगी? क्या मार्केट प्राइस कम हो गया इसकी वजह से आउटडेट हो जाएगी? फिजिकल वेयर एंड टियर की वजह से आउटडेटेड हो जाएगी? इफेक्ट ऑफ टाइम, मतलब इफेक्ट ऑफ टाइम की वजह से हो जाएगी? इनोवेशन या इन्वेंशन की वजह से हो जाएगी? किस वजह से है जो है आपकी जो ये एसेट है वो डिप्लीट नहीं सॉरी ऑब्सोल्यूट हो जाएगा? ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन वैल्यू ड्यू टू इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। ठीक है, तो बोलेंगे ऑब्सोल्यूट, वैल्यू गिर गई किस वजह से? ऑब्सोलेंस की वजह से। वेयर एंड टियर की वजह से भी गिर सकते हैं, पर वेयर एंड टियर इज अ डिफरेंट थिंग। ऑब्सोलेंस मींस टू गेट आउटडेटेड। नहीं तो आउटडेटेड कब होता है? जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे कि आजकल तो हर दूसरे तीसरे महीने चीज आपकी सॉफ्टवेयर नए आ जाते हैं, फोन्स नए आ जाते हैं, तो आजकल तो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अर्लियर ईयर्स में इतनी जल्दी नहीं होती थी इनोवेशंस, बहुत टाइम लगता था। तो ऐसे अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एकदम से नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। तो कब होगा? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या कई नई इन्वेंशन हो जाएगी, तो आपका जो मशीन है, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, वो आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट टेकन इनटू कंसीडरेशन? इनमें से कौन सा मेथड है? इसमें से ये आप ऑप्शन हटा लो, 4 ही ऑप्शन आपको देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन is interest on cost of asset taken into consideration? Sinking fund, insurance policy, fixed installment method, annuity method, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें इंटरेस्ट जो होता है, एसेट खरीदा तो कई बार एसेट खरीदते हैं तो लोन के ऊपर खरीदना पड़ता है हमें, है ना, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड है जिसमें हम इसको कंसीडर करते हैं? कौन से मेथड में इंटरेस्ट को भी कंसीडर करेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है, सिंकिंग फंड में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में या एन्युटी में? तो आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, एन्युटी मेथड में ऐसा किया जाता है, सबसे पहले हमने किया था। डेप्रिसिएशन शुड नॉट कवर द कॉस्ट ऑफ एसेट, should not only covered cost of asset but also appropriate amount of interest। और ये सिर्फ एन्युटी मेथड में हम करते हैं कि एसेट तो खर्चा तो है ही है उसका, लेकिन आपने जो पैसा लगाया वो उसका इंटरेस्ट भी तो, अगर जैसे हम कोई भी चीज खरीद लेता हूँ 20-30,000 अगर मैं लगा ले रहा हूँ, या करोड़ भी लगाने होते हैं मशीन के अंदर, तो उस पर कॉस्ट तो है ही है, लेकिन उस जो पैसा हम वहां लगा रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी तो, अगर हम उसको कहीं भी किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में ही रख देते सेविंग में, तो उसमें इंटरेस्ट भी तो मिलता। तो जब हम एन्युटी मेथड यूज करते हैं उसके अंदर उस इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल मेथड में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर लो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर लो, सिंकिंग फंड कर लो, इन सभी में हम उसको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंस इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इक्वल टू, जो नॉर्मल बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैंने आपको बता दिया, प्रोविजन होती है, रिजर्व होता है, क्यों बनता है वो भी बता दिया। डेप्रिसिएशन हम किसी को भी जो है, जो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो किसी को दिया नहीं जाता, तो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो जाता है? सारा का सारा आपका इस डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है। तो आपसे पूछा है वो जो इकट्ठा हुआ बैलेंस है वो है क्या? कॉस्ट ऑफ एसेट है, एसेट का जो खर्चा आया वो है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ईच ईयर, हर साल जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं हम वो है। टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट ये है, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इनमें से क्या चीज है जो आती है, ये आपको बताना है। तो आपको समझना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है क्या। मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट लगाते हैं हम एज एन एक्सपेंस, लेकिन किसी को पे नहीं कर रहे, जितनी भी लग रही है उसको वी आर नॉट पेइंग एनीवन, तभी उसे बोल रहे हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो वो प्रॉफिट से कम कर दिया, तो जो प्रॉफिट से कम हुआ वो एक फंड बन गया, वो फंड यहां जुड़ता जा रहा है। यानी कि नॉर्मल बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वो क्या शो करता है
जिस भी एसेट के लिए हम ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस पे टिल डेट, टिल आज तक जितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो उस अकाउंट में होती है। तो ना तो कॉस्ट ऑफ एसेट है ना डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ईच ईयर है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ईच ईयर इकट्ठी होके आज तक जितनी भी है वो, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट, वो नॉर्मल बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। कैसे लगती है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे इकट्ठा होता है वो भी बता दिया। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते रहते हैं एक्सपेंस, बट किसी को देते नहीं है, इकट्ठा होता रहता है और ये फंड हमारा बनता रहता है उसमें। अब देखो, लीज फॉर 5 ईयर्स, रेट इतना, रुपीज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, ये वैल्यू दे रखी है। बेसिकली आपको क्या बोला है, 5 साल के लिए लीज पे आपने लिया 5,000 पे कोई चीज, है ना, और आपसे पूछा है डेप्रिसिएशन पर ईयर जो है वो क्या बनेगी आपकी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन दिया है और ये पूछा है, तो आपको कैलकुलेट करने तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एन्युटी टेबल, वैसे तो आपको क्वेश्चन में एन्युटी टेबल दिया ही होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो ये टेबल होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, तो वहां पे एन्युटी टेबल होता है, वहां पे 5% पे जाके हम देख सकते हैं, बट नॉर्मली अगर क्वेश्चन आएगा तो गिवन ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं उसमें लॉग टेबल दिए नहीं जाते, तो आपको वैल्यू दे रखी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एन्युटी टेबल की वैल्यू ये। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है तो बहुत आसान है, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू एन्युटी वैल्यू, ये एन्युटी वैल्यू का मेथड टेबल है, एन्युटी टेबल से एन्युटी आ गया ना यहाँ से, तो एन्युटी मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू एन्युटी वैल्यू, यानी कि 5,000 इनटू 5,000 इनटू 0.23097, जो भी 5 ले लो या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 115488, ये आना चाहिए, करके देख लो, ठीक है, 115 है तो 875 आएगा, राउंड ऑफ करके वो इसके आसपास बनेगा 1154, ठीक है जी। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस जो हैं वो करते रहेंगे, है ना, और टॉपिक्स भी हम रिवाइज करते रहेंगे। आप जो है ज्वाइन करते रहिए क्लासेस, है ना, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक, कमेंट्स डाल सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको रिवाइज करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।